हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था प्राइस एक्शन को लेकर और कहा था कि इमेज का कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में या ट्रेडिंग में, और क्यों मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स अपने रूल्स को इमेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते और मल्टीपल सिनारियोज को ट्रेड कर बैठते हैं और इसके वजह से उनको किसी एक चीज़ पर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। तो मैं आज फिर से उसी एस्पेक्ट पर थोड़ा सा इम्फोसाइज करने जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि कुछ क्वेरीज आई मुझे जिनमें पूछा गया कि सर रूल्स को इमेज में कन्वर्ट करना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ नहीं आया, और इमेज एग्जैक्टली आप किस तरह की इमेज या फिर क्या रूल्स को लेकर बात कर रहे हो, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो मैं इस वीडियो में पावर ऑफ रिपीटेशंस को लेकर, हम जो रिपीटेशन करते हैं बार बार हमारे रियल लाइफ में किसी भी चीज़ का जो रिपीटेशन करते हैं और जिसकी वजह से हम थोड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं उन चीज़ों में, वैसे ही स्टॉक मार्केट में मैं इमेज को लेकर क्या बात कर रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कुछ एग्जाम्पल को लेकर। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है रिलेटेड टू कार्स। अब ये कुछ इमेजेस मैंने गूगल से कॉपी की है, जहाँ पर ये कुछ इमेजेस है हमारे सामने कार्स की, मल्टीपल ब्रांड की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट डिफरेंट कार्स है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्वेश्चन सिंपल ये है कि अगर मैं किसी को कोई एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 4 पहिए की गाड़ी है और सिडैन है और ब्लैक कलर है, या फिर कुछ भी पूछ रहा हूँ ऐसे कुछ 4-5 एट्रीब्यूट्स देकर, मतलब रूल्स बताकर, तो क्या वो किसी भी कार को इजीली नाम से आइडेंटिफाई कर पाएगा, मॉडल से आइडेंटिफाई कर पाएगा? क्योंकि सभी कार के 4 पहिए होते हैं, सभी कार्स के ब्लैक कलर में अवेलेबिलिटी होती है, सभी कंपनी के पास सिडैन में कार अवेलेबल है या हैचबैक में कार अवेलेबल है या यू कैन से एक्सयूवी में कार अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन ऐसे करता हूँ जो मल्टीपल चीज़ों से मैच करता है, इसका मैं चार्ट पर भी एग्जांपल दूंगा आपको, तो मैं किसी एक चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि मुझे हैचबैक कार ढूंढनी है, तो मेरे सामने बलिनो का भी मॉडल अवेलेबल है, बराबर, मेरे सामने अल्ट्रोस का भी मॉडल अवेलेबल है, और ऐसे कई सारे मॉडल्स अवेलेबल है। डिज़ायर में भी हैचबैक आता है, वैगनार में भी हैचबैक आता है। तो होता क्या है कि जब मैं कभी किसी एक ऐसे चीज़ों को, ऐसे एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता हूँ जिस रूल्स को मैं इमेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट प्लेस डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। जब मैं चार्ट पर कोई रूल्स फॉलो करूंगा, अब हम चार्ट पर जाएंगे और चार्ट पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उसके पहले और एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। ये कार के एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब तक बहुत ही प्रिसाइज अगर कोई मुझे बोलता है टाटा की हैचबैक में जो अभी रिसेंट मॉडल आया है, जो आईपीएल में भी ये कर रहा था, स्पॉन्सर के इसमें था लास्ट ईयर दुबई वाले आईपीएल में, तो इजीली हम बोल सकते हैं कि अल्ट्रोस था, क्योंकि हमने उसको बार बार मैचेस के बीच में देखा है, हम उसको पहचानते हैं। तो जो उसने मुझे कुछ कंडीशंस बताई, उस कंडीशन को एग्जैक्टली मैच होने वाली चीज़ हमारे आंखों के सामने आ जाएगी। मतलब हमारे रूल्स इमेज में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब यह है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक हम हमारे रूल्स को एक पर्टिकुलर इमेज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्या हम उसी चीज को, उसी इमेज को बार बार चार्ट पर ट्रेड कर पाएंगे? क्योंकि अगर वो एक इमेज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, अगर मेरे रूल्स कोई एक इमेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसी इमेज को मैं बार बार लगातार रोज आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसका और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्रिकेट को लेकर। क्रिकेट में हम लोग इंडिया में फेमस होने की वजह से मैक्सिमम लोगों को उसकी जानकारी है। अभी अगर कोई खिलाड़ी, बल्लेबाज प्रैक्टिस कर रहा है और उसे कहा जा रहा है कि जब भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आएगी आपको कवर ड्राइव खेलना है, आपको कवर ड्राइव का ही आज प्रैक्टिस करना है, तो अगर उसको गेंद मिडल स्टंप से लेग स्टंप पर कोई बॉलर पिच करेगा, तो क्या उसको कवर ड्राइव खेल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं खेल पाएगा। मतलब भला ही वो कवर ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल एरियाज में गेंद गिरेगी तो ही उसको वो कवर ड्राइव मारेगा। मतलब उसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है रिपीटेशंस की वजह से। एग्जांपल लेता हूं विराट कोहली। क्या विराट कोहली किसी भी मैच में आप उसको देखिएगा, उसके ओवर आने वाले हर गेंद को कवर ड्राइव लगाता है? नहीं लगाता।
कभी पुल करता है, कभी स्क्वायर कट करता है, पुश करता है, डिफेंस करता है, कवर स्ट्रेट ड्राइव मारता है, स्क्वायर ड्राइव मारता है, राइट। तो मेरा कहना यह है कि जब एक बल्लेबाज इजीली आइडेंटिफाई करता है कि ये गेंद इस एरिया में पिच हो रही है तो इसको मुझे कवर ड्राइव करना है, इस एरिया में पिच हो रही है तो मुझे स्क्वायर कट करना है, ये क्यों कर पा रहा है? सोचो आप 140 150 के स्पीड से गेंद आती है, जहां पर वो गेंद दिखती तक, अगर हमारे जैसे लोग नॉन प्रैक्टिशनर अगर वहां खड़े हो जाए तो वो गेंद हम देख तक नहीं पाएंगे, जो सीधी विकेट कीपर के हाथ में दिखाई देगी। लेकिन उस गेंद को इतने अच्छे से, इतना फ्लुएंटली ये बल्लेबाज कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उस चीज की, उस पर्टिकुलर चीज की मेमोरी उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है कि इस लेंथ पर, पिच के इस जगह पर अगर गेंद पिच होती है तो ये कवर ड्राइव के लिए परफेक्ट है, इस एरिया में पिच होती है तो ये स्क्वायर कट के लिए परफेक्ट है। और वो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रखा है, इतना फीडिंग कर दिया है, इतना फीडिंग कर दिया है कि अब उसके हाथ पैर, ब्रेन का विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इंटरफेरेंस, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि गेंद जैसे ही बॉलर के हाथ से छूटती है तो ये रेडी रहता है पोजीशन में अपना स्टांस लेकर, और अगर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच एरिया में गिरती है तो उसको कवर ड्राइव लगाता है, गुड लेंथ पे गिरती है तो उसको स्क्वायर ड्राइव लगाता है, अगर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गिरती है तो स्क्वायर कट मारता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी वो उसको, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो सारे के सारे रेफरेंसेस स्टोर है, वो रेफरेंस को रिकॉल करके सबकॉन्शियस उसको ऑर्डर देता है ये करने का, ब्रेन ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि सबकॉन्शियस को उन्होंने ट्रेन किया है रिपीटेशन कर करके। तो वो रिपीटेशन क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने एक रूल बना लिया, इस लेंथ पे गिरेगा तो कवर ड्राइव मारना है, इस लेंथ पे गिरेगा तो स्क्वायर ड्राइव मारना है, स्क्वायर कट मारना है, लेट कट खेलना है। ये उन्होंने डिफाइन करके रखा है उनके माइंड में, एग्जैक्ट रूल्स के साथ उसकी इमेज मेमोरी भी स्टोर है, और इसलिए वो उसको उस तरीके से रिएक्ट कर पा रहे हैं। अब हमारे साथ क्या होता है, हम चार्ट पर जाकर देखते हैं, हम क्यों इमेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते? ये तो 10 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, 5 मिनट, मैं तो 1 मिनट यूज करता हूं। लेट अस सी 1 मिनट या 5 मिनट, जो मैक्सिमम लोग 5 मिनट यूज करते हैं, 5 मिनट को देखते हैं। अब होता क्या है कि जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल से मैं बताता हूं आपको, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, इसलिए हम उसे ये देखना पसंद करेंगे। तो मैक्सिमम टच पॉइंट्स जहां मिल रहे हैं, मैक्सिमम टाइम जहां पर प्राइस रुकी है उसके ब्रेक पर बाय करो, और मैक्सिमम टाइम प्राइस जिस लेवल पे बाउंस हुई है उसके ब्रेक पर सेल करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैक्सिमम टच पॉइंट्स मिल रहे हैं, इस दिन बहुत तकलीफ की प्राइस ने इसके ऊपर जाने से, ऊपर नहीं गया ये प्राइस, और बार बार उसको टच कर रहा है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो उसको बाय करो, और उसको अगर नीचे की तरफ उसके बाद अगर नीचे की तरफ कोई और सपोर्ट्स मिलते हैं जहाँ जैसे यहाँ पर ये कल के दिन पे 3-4 टच पॉइंट्स है, अगर इसको आकर ब्रेक करता है तो सेल करो। ऐसे कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, मैं इसी इमेज को कॉपी करके हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं। क्या क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे अभी मान लो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने कि एक सपोर्ट लाइन बनी है और प्राइस यहाँ पर बहुत बार रिएक्ट की है, इसलिए सपोर्ट लाइन बन गई। अब प्राइस इस जगह पर आया और इस तरीके से ब्रेक कर गया, और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस ब्रेक को ट्रेड कर जाते हैं। आपने देखा होगा ये इमीडिएट रिकवरी करके या ये वाला हाई भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है। एक ये सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, यही सपोर्ट लाइन को प्राइस अलग तरीके से अप्रोच करती है, और इस तरीके से अप्रोच करते हुए ये ब्रेक करती है, और आप देखते हो कि आप पहली बार वो ट्रेड किया था उस पर ब्रेक प्रॉपर लगा नहीं, तो आपने सोचा कि ये भी नहीं चलेगा, और आप देखोगे ये सीक्वेंस में कंटिन्यूस नीचे की तरफ जाता है। ये दूसरी तरह का ब्रेक हो गया। कभी कभी ऐसे होता है कि प्राइस बहुत देर से ट्रेडिंग कर रही है और यहाँ पर रुक गई, हल्का सा ब्रेक कर दिया, और सब लोगों को लगा कि यहाँ पर बहुत देर से रुका हुआ था, अब ये तोड़ा है तो ये नीचे जाएगा कंटिन्यूसली, और फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई देती है। अब हुआ क्या, मैंने 3 इमेजेस ड्रॉ की और कोई भी इमेज एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। अब जब भी ऐसा होगा कि मैं मेरे सिचुएशन को पिछले सिचुएशन के साथ कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए तो ये 100% न्यू सिचुएशन क्रिएट हो गई।
और जब भी कोई चीज मैं पहली बार ट्रेड करूंगा, आप कोई भी स्ट्रेटेजी को याद कीजिए, आपके जब भी आपने उसको पहली बार ट्रेड किया था तो उस पर कॉन्फिडेंस आया था क्या? कॉन्फिडेंस नहीं आया। अब आप जरूर बोल रहे हो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता हूं और ये सपोर्ट पर बार बार आया और ये ब्रेक किया इसलिए मैंने यहां पर एंट्री की, या फिर रिटेस्ट पे एंट्री की और ये बाद में इस तरह का भी दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो कंप्लीट इमेज है, ये इमेज आपने प्रीवियसली ट्रेड नहीं की थी, आपने ये कॉन्सेप्ट ट्रेड किया था। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? कि कहीं पे भी एक सपोर्ट के पास जब बार बार टच पॉइंट आते हैं और वो ब्रेक होता है तो रिटेस्ट पे एंट्री करो, या रिटेस्ट से रिजेक्शन पे एंट्री करो, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट, किसी के कॉन्सेप्ट को गलत या सही नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो इमेज है ये हर बार एक जैसी नहीं बन रही है, और न बनने की वजह से आप जब भी ट्रेड करते हो तो एक लंबा प्रॉफिट नहीं ले पाते हो, और एक लॉस, जो आपका एक रिक्वायर्ड लॉस रहता है या सोचा हुआ लॉस रहता है, एक तो उसके बराबर या उससे कम प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो। तो उससे होता क्या है, जब भी आप 10 में से 5-6 बार सही जाते हो और 3-4 बार गलत जाते हो, तब भी आपको प्रॉफिट नजर नहीं आता। वजह क्या है? कि इतना अच्छा सेटअप बनने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस बार वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। वो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि ये जो इमेज जो बनी है ना कंप्लीट, वो इमेज लास्ट टाइम मैंने जब जैकपॉट ट्रेड किया था उस तरीके की नहीं है, या उस तरीके की इमेज का रेफरेंस मेरे माइंड में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा हूं, लेकर आ पा रहा हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन भी ट्रेड करते हैं। अब ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेंड लाइन कहता है कि कोई प्राइस, जैसे मान लो यहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, अगर कोई प्राइस इसको बार बार यहां पर आती है, रिजेक्ट करती है, बार बार आती है, रिजेक्ट करती है, और बाद में यहां पर ब्रेक करे ट्रेंड लाइन को, तो यहां पे कोई रिटेस्ट पे और रिजेक्शन पे ट्रेड करता है, या कोई पहले ब्रेक पर ही ट्रेड करके मोमेंटम लेके निकल जाता है। बट ये अप्रोच करने का, ये तो ब्लैक में एक तरीका ड्रॉ किया मैंने, एक इसमें ड्रॉ करता हूं ब्लू में, देखना आप, ये भी तरीका होता है अप्रोच करने का, और ये ब्रेक पर भी कितने सारे लोग फंस जाते हैं। एक तरीका और बताता हूं मैं। होता क्या है कि जब नीचे गिरता है तो स्लो आ रहा है, ऊपर जोर से ब्रेक करता है, फिर ब्रेक करके नीचे आता है, फिर हल्का हल्का ब्रेक करता है कभी कभी, और इस तरीके से ट्रेड करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी सिचुएशंस आपको लाइव मार्केट में चार्ट पर मिलेगी। होगा क्या? आप ब्लू वाली भी ट्रेड करोगे, ब्लैक वाली भी ट्रेड करोगे, येलो वाली भी ट्रेड करोगे, ऐसी हजारों इमेजेस अलग अलग आएगी। और बिकॉज आपके माइंड में केवल रूल है कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो मैं ट्रेड करूंगा, इसलिए आप जब भी ट्रेड करोगे, देखो ये तो पूरा माइंडसेट का खेल है, ये मैं हमेशा बोलता हूं, स्ट्रेटेजी से केवल 10% है, लेकिन वो 10% पे भी जब कॉन्फिडेंस होता है तो ही वो बचा हुआ 90% वाला माइंडसेट जो है वो अच्छे से वर्क करता है। तो यहां क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर यहां पे ब्रेक पर ट्रेड कर लेते हैं, ब्रेक पर ट्रेड कर लेते हैं, और ट्रेड करने के बाद उसके फेवर में जाते समय उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब उसको वो होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दुविधा में रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं कि ब्लू वाला नहीं चला था, मतलब मेरा पहला ट्रेड नहीं चला, तो वो 50 पॉइंट प्लस देकर ही वापस आ गया, तो वो बुक करता है और पता चलता है उसको कि इस तरीके से इसने 300 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया बैंक निफ्टी ने, या 200 पॉइंट का उसके फेवर में इंडेक्स ने मूवमेंट कर दिया, ऑप्शन में उसको 100 पॉइंट मिल सकते थे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आने के लिए जो मैंने दो, एक कार का एग्जांपल और एक क्रिकेट का एग्जांपल बताया, आपको उसी तरीके से आपके सेटअप को, आपके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को, या आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को हमेशा एक इमेज रेफरेंस चाहिए होगा। जैसे मेरा मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या कहा कि मैं शार्प एंगल वाले डायरेक्शन में ट्रेड करता हूं, और मैं बिलीव करता हूं ये शार्प एंगल्स केवल इंस्टीट्यूशन तैयार कर सकते हैं, और ये इंस्टीट्यूशन तभी ये शार्प एंगल तैयार कर सकते हैं जब उनके अपोजिट साइड में कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन ना हो। अगर अपोजिट साइड में इंस्टीट्यूशन है तो आपको इस तरीका जिगजैग भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कोई अपोजिट साइड में इंस्टीट्यूशन ना हो तभी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स में 80% 70% से ज्यादा वॉल्यूम इंस्टीट्यूशंस का ही होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स की, अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप मोमेंटम कैच करने के लिए ट्रेड करने जा रहे हो, तो आपके इमेज में, आपके सेटअप में
ये शार्प एंगल का बहुत बड़ा रोल होगा। शार्प एंगल मतलब क्या? एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट विद एंगल बेटर देन द फॉलन वन। मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं शार्प एंगल मतलब क्या? गिरने वाले एंगल से उठने वाला एंगल स्ट्रांग हो तो इसे शार्प एंगल कहते हैं, और चढ़ने वाले एंगल से गिरने वाला एंगल स्ट्रांग हो तो इसको शार्प एंगल कहते हैं डाउन साइड का। ये एंगल्स आपको बहुत काम आएगी किसी भी स्ट्रैटेजी में। आप अगर चार्ट पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 70 टू 80% ऑफ द टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, 70 टू 80% ऑफ द टाइम्स इंडेक्स हमेशा शार्प एंगल वाले डायरेक्शन में ही मूव करता है। आप खुद बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाकर 5 मिनट चार्ट पर 1 मिनट चार्ट पर जाकर स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा इंडेक्स हमेशा 70 टू 80% ऑफ द टाइम्स शार्प एंगल वाले डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो मेरे स्ट्रैटेजी में इस शार्प एंगल का बहुत बड़ा रोल है, फर्स्ट। और दूसरा, इसके बाद जब मेरा ये एंगल के साथ मेरा सेटअप अगर बनता है तो मैं ट्रेड करता हूं। तो ऐसे ही एंगल्स को आप आपके सेटअप में भी यूज कर सकते हो, जिससे एक पर्टिकुलर इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाए और उस इमेज को, उस रूल्स को आप इमेज में कन्वर्ट कर सको। तभी आप एक इमेज को रिपीटेडली विथ कॉन्फिडेंस ट्रेड कर पाओगे, और तभी आप 1:2, 1:3 अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो ऑप्शंस बाइंग में भी ले पाओगे। देखिएगा, ऑप्शन में भी बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, रेगुलर आता है, दिन में एक बार या दो बार आता है, कभी कभी एक बार भी नहीं आता अगर मार्केट डेड पड़ा हुआ है, लेकिन एक बार दो बार मोमेंटम, हफ्ते में आपको 3-4 मोमेंटम वाले ट्रेड मिलते हैं। लेकिन क्या दिन भर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में एक ही फर्क है। ऑप्शन सेलर को पूरे दिन अगर प्राइस एक जगह पर टाइम वेस्ट कर रही है तो उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, और ऑप्शन बायर को, अगर राइटर को एक जगह टाइम वेस्ट चाहिए, और बायर का क्या कंसर्न है? बायर बोलता है मुझे दिन भर ट्रेड नहीं करना है, मुझे 6 घंटे में से केवल 30 मिनट का एडवांटेज लेना है या 1 घंटे का एडवांटेज लेना है, उस घंटे के समय ही मुझे ट्रेड करना है, और वो मोमेंटम आइडेंटिफाई करने वाला ही ये वाला कॉन्सेप्ट है शार्प एंगल्स वाला। जब तक आप शार्प एंगल्स आपके कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं करते, आप मोमेंटम कैच नहीं कर सकते। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चार्ट पर लगभग 50, 60, 100 चार्ट को स्टडी कीजिए आज आराम से। ये वीडियो देखने के बाद आप चार्ट निकालिए, उसको हमेशा इस तरीके से रखना है चार्ट को। मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं। ऐसा 2 दिन का चार्ट, 3 दिन का चार्ट आपके स्क्रीन पे रहना चाहिए, और जहां जहां शार्प एंगल दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको लग रहा है कि ऊपर जाने वाले एंगल से नीचे आने वाला एंगल शार्प है, या नीचे आने वाले एंगल से ऊपर जाने वाला एंगल शार्प है, उस पॉइंट को सिर्फ मार्क करके रखिए हर जगह पर जाकर, और फिर जाकर वापस आकर देखिए कितने बार उसी डायरेक्शन के फेवर में गया है और कितने बार उसके अगेंस्ट गया है। आप खुद परसेंटेज लगा पाओगे। अगर 50% बार भी अगर उस फेवर में गया है, तो आप सोचो 50% ऑफ द टाइम्स 1:2 बुक करने पर भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रह सकते हो। आशा करता हूं आपको ये जो इलॉबरेशन है, हाउ इमेज यू शुड कन्वर्ट योर रूल्स इनटू इमेज, समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।